या पहले बच्चे में अगर उन्होंने प्लान नहीं किया है तो भी वो दूसरे बच्चे में प्लान कर सकते हैं? डेफिनेटली पहले बच्चे में नहीं किया उसका रिग्रेट फील करके हम जो अभी कंसीव हुआ है जी। उस पर भी वर्क नहीं करें, ये तो गलत। मदर के पॉजिटिव थॉट्स, उनका मोटिवेशन भी मदर तक पहुंचता है, मदर के थ्रू बेबी तक पहुंचता है। तो बेबी फादर का कंट्रीब्यूशन क्या है इसमें? देखिए, हम जहाँ पे भी बात करते हैं ऐसे पेरेंट्स होते हैं जी। मदर और फादर एक यूनिट है, तो पेरेंट का दोनों का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है या सिर्फ मदर इन्वॉल्व होती है? एक बहुत अच्छा हार्मनी, एक बॉन्डिंग डेवलप हो डॉक्टर के साथ। तो क्या बेनिफिशियल है पेरेंट्स पर्सनली अप्रोच करें या फिर ऑनलाइन सेशन भी कंटिन्यूशन? नमस्कार, नमो नारायणाय। संवाद से संवादिता के सेट पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर हेमानी के साथ हमने जो लास्ट टाइम गर्भ संस्कार का फर्स्ट एपिसोड किया, हमें बहुत सारे व्यूअर्स के बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई मिले, कुछ ने क्यूरियोसिटी भी जताई, बहुत सारे लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे। उसी के बेस पर आज हम दूसरा एपिसोड लेकर आ रहे हैं, गर्भ संस्कार फॉर एवरी मदर, फॉर एवरी फैमिली। क्योंकि कई सारे लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि गर्भ संस्कार कौन कर सकता है, किस स्टेज पे कर सकता है और इसके प्रोसीजर स्टेजेस क्या रहेंगे। तो आज इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमने डॉक्टर हेमांगी को एक बार फिर से हमारे सेट पे आमंत्रित किया है। डॉक्टर हेमांगी, मोस्ट वेलकम अगेन ऑन द सेट ऑफ श्रीतम फाउंडेशन एंड आप यहाँ पर आए हमारी रिक्वेस्ट पे, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला। डॉक्टर हेमांगी, जैसा कि मैंने बताया, कई सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि गर्भ संस्कार कौन कर सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक अवेयरनेस है, एक क्रिएशन है, एक सेंसिटिविटी है हमारे आने वाले बच्चे की तरफ। और जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, माता पिता की तरफ से अपने बच्चे को एक गिफ्ट है। तो गर्भ संस्कार कौन करवा सकता है और किस स्टेज पे ये शुरू करना चाहिए, उस बारे में हमें आपसे पहली बार सुनना है, क्योंकि इसके बारे में हमें सबसे ज्यादा कंसर्न मिले हैं। देखिए, गर्भ संस्कार कोई भी कपल जो पेरेंट्स बनने के लिए प्रिपेयर हो या मेंटली सोच रहा है कि वी आर इन प्लानिंग फेज, तब से लेके 7 मंथ तक का कोई भी कपल इसमें एनरोल कर सकता है। फिर वो हाउस वाइफ है या न्यूक्लियर फैमिली है, वो कोई चीज़ इतने इम्पोर्टेंट नहीं रखती, बस उनके पेरेंट्स बनने की चाह होनी चाहिए। वेरी गुड। तो जैसा कि आपने बताया, वर्किंग मदर भी इसमें पार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो समय की आती है। तो 24 आवर्स ही है सबके पास जी। इसके लिए पूरा दिन आपको वर्क एक्टिविटीज है या फिर पूजा पाठ है, वो कुछ नहीं करना है। दिस इज अबाउट द शेड्यूलिंग। क्वालिटी मैटर्स, नॉट क्वांटिटी। राइट। तो वर्किंग मदर भी अपना स्केड्यूल एडजस्ट करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा उनके लिए बेनिफिशियल भी होगा, क्योंकि वो तो नेचुरल स्ट्रेस प्रोन होते हैं। तो उनका शेड्यूल, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज, स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज, लिटिल बिट वर्क एंड हाउसहोल्ड वर्क एंड वर्क प्रोफेशनल बैलेंसिंग, क्योंकि बच्चे के आने बाद भी वो शेड्यूल तो उनका मेंटेन रहने ही वाला है। तो अभी से हम उनको प्रिपेयर कर रहे हैं with some relaxation techniques कि how they can be relaxed with the work performance and routine schedule with baby. Right. एक और सवाल भी हमारे व्यूअर्स का हमें मिला है, और मुझे लगता है ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है व्यूअर का। काफी सारे कपल में एक रिग्रेट फीलिंग आ जाता है कि हमने शुरू से ही प्लान नहीं किया है, जब कंसीव हुआ तब हमने प्लान नहीं किया है। तो क्या कोई पेरेंट बीच में से भी शुरू कर सकते हैं, या पहले बच्चे में अगर उन्होंने प्लान नहीं किया है तो भी वो दूसरे बच्चे में प्लान कर सकते हैं? डेफिनेटली पहले बच्चे में नहीं किया उसका रिग्रेट फील करके हम जो अभी कंसीव हुआ है उस पर भी वर्क नहीं करें, ये तो गलत बात हो गई। अगर हम अभी से जगह है, इट्स ओके। सेकेंड बेबी में हम जहाँ से भी शुरू करना चाहे गर्भ संस्कार शुरू कर सकते हैं जी। रिग्रेट फील करे उससे अच्छा है कि प्रेजेंट में रहे और कॉन्शियस होके उस पे वर्कआउट करे। एक और भी बहुत अच्छा क्वेश्चन एक हमारे व्यूअर ने मुझे पर्सनली फोन करके बताया
कि आप डॉक्टर हेमांगी से ये पूछिएगा कि कभी कभी ये होता है कि जैसे वर्किंग पेरेंट्स है या घर में कोई ऐसी परिस्थितियां हैं, पेरेंट एंथुसियास्टिक होकर शुरू तो कर देते हैं, लेकिन अगर उन्होंने बीच में कहीं छोड़ना पड़ा या नहीं कॉप अप कर पाए, तो क्या बीच में छोड़ने की वजह से बच्चे पर कोई साइड इफेक्ट इसका आ सकता है? मुझे लगता है ये बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है सभी का। पर ये मिथ है। जी जी। ठीक है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी डिसकंटिन्यू भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। पर उसके लिए पेरेंट्स का कॉन्शियसली जो शेड्यूल है उसको समझना जरूरी है। अवेयरनेस है कि क्या करना है, क्या उनके थॉट प्रोसेस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो इम्पोर्टेंट है, रादर देन कि ये नहीं हुआ, कॉन्फ्लिक्ट में रहे, तो इट विल अफेक्ट अ लॉट रादर देन डिसकंटिन्यूएशन। ट्रू। मुझे लगता है जैसे अपने पेरेंट की बात कही कि उनका रोल क्या है, इट इज प्री डिसाइडेड कि मदर का रोल तो बहुत ही प्रोमिनेंट है एंड नो वन कैन डिनाई इट। लेकिन आज मुझे ये जानना है और मेरे व्यूअर्स को भी ये बताना है कि फादर का रोल क्या है। वेरी सॉरी टू से, लेकिन इंडिया में फादर का रोल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पेरेंटहुड में इतना वेल डिफाइंड नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि फादर का कंट्रीब्यूशन क्या है इसमें? देखिए, हम जहाँ पे भी बात करते हैं ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं जी, मदर और फादर एक यूनिट है जी, ठीक है, तो फादर का भी इक्वल रोल है। हाँ, कल से मदर करती है, मदर की वूम में जर्नी रहती है, पर फादर की थॉट और कॉन्शियसनेस में हमेशा बच्चा रहता है। फादर विथ हिज सपोर्ट, हिज क्रिएटिंग एनवायरनमेंट और मैनेजिंग मूड टेंट्रम्स, वो सब करके भी मदर को सपोर्ट कर सकते हैं। मेन रोल है उनका सपोर्टिव। ओके। और फादर के पॉजिटिव थॉट्स, उनका मोटिवेशन भी मदर तक पहुंचता है, मदर के थ्रू बेबी तक पहुंचता है। तो बेबी का भी क्या बॉन्डिंग फादर के साथ बनने लगता है वूम में भी जैसे मदर के साथ बनता है? मदर के साथ उसके कॉन्शियस थॉट्स, विजन सब अफेक्ट करता है। फादर के साथ वो बेबी टॉक के थ्रू जो कम्युनिकेट करते हैं या जो केयर सपोर्ट करते हैं, और उसका जो इमोशनल बैलेंसिंग होता है, मदर हाउ शी फील्स, उसकी इम्पैक्ट रहती है। बच्चा उसी से फादर के साथ कनेक्ट करना शुरू करता है। मैंने ये भी सुना है कि बच्चा वॉइस भी पहचानने लगता है कुछ वक्त के बाद, वो डिफरेंशिएट भी करने लगता है कि ये वॉइस फादर की है, मदर की है। तो आप जब गर्भ संस्कार करते हैं तो पेरेंट का दोनों का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है या सिर्फ मदर इन्वॉल्व होती है? मोस्ट प्रोबेबली कुछ सेशंस में हम ऐसे प्रेफर करते हैं कि ऐसे कपल दोनों आए, प्रेफरेबल है। yes. पर जैसे कि वर्क परफॉर्मेंस सबका अलग अलग है, शेड्यूलिंग है, तो कोई एक्टिविटी के लिए अगर मदर आ रही है, जैसे कि ब्रेन मैपिंग से लेके न्यूरल कनेक्टिविटी की एक्टिविटीज में, तो अगर मदर अकेली भी आ रही है इट इज ओके। पर हाँ, जहाँ पे क्वालिटीज की बात है, एक्सपेक्टेड डिजायर बेबी की बात है, या जैसे कपल योगा है जिसमें फादर का मेन रोल है टू सपोर्ट द बिकमिंग मदर, तो वहाँ पे हम इंसिस्ट करते हैं कि कपल आए तो अच्छा है। एक और बहुत ही स्पेसिफिक कंसर्न जो हमारे नोटिस में आया है, जो हमने लास्ट टाइम भी एपिसोड में थोड़ा सा उसको पिन पॉइंट किया था, आजकल जेनेटिक एनोमलीज, जेनेटिक डिसऑर्डर्स बच्चों में बढ़ते जा रहे हैं। और कुछ वक्त कभी कभी कुछ बच्चों में कुछ वक्त बाद दिखते हैं, किसी के बॉर्न में दिखते हैं। तो गर्भ संस्कार से क्या जेनेटिक एनोमलीज को कुछ हद तक हम कवर कर सकते हैं? उनके डीएनए ट्रेट को या उनके डीएनए पैटर्न को कुछ पॉजिटिव फीलिंग दे सकते हैं? जेनेटिक्स का स्टडी उस वक्त भी मैंने बताया, रिसर्च चालू है, पर हाँ, हम बहुत कुछ वेरीफाई करके कोडिंग से हेल्पफुल हो सकते हैं। बच्चे में वो एनोमलीज जनरेट ना हो या जो हेरिडिटरी है वो पास ऑन ना हो जी। और उसके साथ साथ पेरेंट्स का इमोशनल बिहेवियर, उनकी हार्मनी, स्ट्रेस लेवल, वो भी एक इम्पैक्ट करता है। और अभी बहुत कॉमन जो चीज हम देख रहे हैं, एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल। हाँ जी, तो हम उसी पे आने वाले हैं। तो उसकी एक इफेक्ट है जिसके चलते ये एनोमली सब बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि जो मदर स्क्रॉल करती है वो बच्चा एब्जॉर्ब करता है, और मदर के कॉन्शियस लेवल में वो चीज आती भी नहीं है, पर जब बच्चे में वो चीज बच्चे के आने के बाद दिखते हैं, देन दे रियलाइज। हाँ, कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि मदर ने जरूर यूट्यूब रिएक्शंस देखे होंगे। यस, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर था कि
अ, आजकल तो डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि आप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जितना हो सके सोशल मीडिया है, मोबाइल से वगैरह को अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते थोड़ा कंट्रोल करिए। तो ड्यूरिंग द गर्भ संस्कार इसका भी कोई रोल है और आप इस पे नेचुरली ज़्यादा प्रकाश डाल सकते हैं? सिंपल सा है, हर एक जो गैजेट्स है उसकी एक अपनी रेडियो फ्रिक्वेंसी है। तो वो रेडिएशन जो जनरेट होते हैं उसके लिए हम मदर्स को बोलते हैं कि आप नेट का यूज़ कम करिए, जी। सोशल मीडिया कम प्रेफर करिए, हुँ, क्योंकि आज से कुछ साल पहले ये मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था, जी। राइट था, फिर भी मदर एंगेज रहती थी, हुँ, शी कैन डू सो मेनी एक्टिविटीज। तो अभी क्या हुआ है कि मदर सारा जो फोकस है एक्टिविटीज के लिए भी मोबाइल का यूज बढ़ाने लगी है। हुँ, तो उस पे भी हम थोड़ा गर्भ संस्कार में गाइड करते हैं, एक शेड्यूलिंग प्रोवाइड करते हैं कि आपका फोन यूजेस भी रहे, आप वर्ल्ड के साथ कनेक्ट भी रहे, पर अपने बेबी के साथ ज्यादा कनेक्ट रहे। डॉक्टर हेमांगी एक और थॉट अभी मेरे दिमाग में क्लिक हुआ है। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन होने लगी है, राइट? सेशंस भी ऑनलाइन, कोचिंग भी ऑनलाइन और मुझे ध्यान में भी आ रहा है कि गर्भ संस्कार भी आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन प्रोवाइड हो रहा है। तो नेचुरली ये मदर का स्क्रीन टाइम या पेरेंट का स्क्रीन टाइम बढ़ा रहा है। सो व्हाट यू प्रेफर द मोस्ट कि पेरेंट्स डॉक्टर को पर्सनली अप्रोच करें, पर्सनली डॉक्टर के पास आए, एक बहुत अच्छा हार्मनी, एक बॉन्डिंग डेवलप हो डॉक्टर के साथ, तो क्या बेनिफिशियल है पेरेंट्स पर्सनली अप्रोच करें या फिर ऑनलाइन सेशन भी कंटिन्यूशन में चल एक सकता है? सिंपल सी बात बोले तो एक क्वेश्चन है जो जनरलाइज है, तो उसके लिए ऑनलाइन सेशन विल बी वेरी हेल्पफुल। ओके, पर हर एक की अपनी अलग तासीर है, अपने अलग प्रॉब्लम्स है, उनकी एज, उनका एनवायरनमेंट, तो उन सारी कंडीशंस में अगर पर्सनली हम उसको गाइड कर पाए, उसके जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग्स है जी। तो वो हेल्पफुल हो पाए, और उनकी जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है जैसे कि मूवमेंट, पोस्चर, पेन वगैरह, बिकॉज की थेरेपिस्ट का रोल तो वो रहेगा ही, नेचुरल। तो उसके अंदर पर्सनल वे में हम जाए तो बेटर रहेगा। उसका बेनिफिट ये होगा कि स्क्रीन टाइम उनका डिटरेट हो जाएगा, तो उसका जो इनडायरेक्ट साइड इफेक्ट है वो डेफिनेटली कट आउट हो जाएगा, और जो भी बात है वो ट्रांसपेरेंटली शेयर कर पाएंगे rather than वर्चुअल प्लेटफॉर्म। हाँ, नेचुरली एक वर्चुअल बैरियर बन जाता है बीच में, कभी कभी तो प्री रिकॉर्डेड सेशंस भी रहते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि वो जो बैरियर है वो नेचुरली इफेक्ट करता है रादर देन कि पेरेंट्स पर्सनली अप्रोच करें। ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि एक साइकोलॉजिकल मोटिवेशन, साइकोलॉजिकल फीलिंग जो एक थेरेपिस्ट पर्सनली दे सकते हैं वो नेचुरली ऑनलाइन में पॉसिबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। मुझे एक और पूछना है आपसे डॉक्टर हेमांगी कि कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स को ये लगता है कि हम पहले बच्चे में नहीं कर पाए गर्भ संस्कार, तो दूसरे बच्चे में अगर हम ये करते हैं तो ये कितनी हद तक सही रहेगा, और इंटरेस्टेड भी होते हैं लेकिन कभी कभी थोड़ा सा ऐसा एक इम्पैक्ट आ जाता है कि पहले बच्चे में नहीं कर दूसरे में क्या करवाने की जरूरत है। तो देखिए, आपका क्या मैसेज है उन सभी मेरे के लिए? पास ऐसे कपल्स हैं जी। जिन्होंने फर्स्ट बेबी में कुछ नहीं किया, उनके कुछ प्रॉब्लम्स हुए, डेवलपमेंटल इश्यूज के लिए वो मेरे पास एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपी ट्रीटमेंट के लिए आए। जी। देन दे कम टू नो कि अच्छा गर्भ संस्कार अगर कंसेप्शन से लेके पूरी जर्नी में कॉन्शियस हमारा वर्कआउट रहे जी। तो सेकंड बेबी में इफेक्ट हो सकती है। फॉर दैट पर्पस दे स्टार्टेड एंड दे कैन सी अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ किड्स। अब Okay. पहले में नहीं हो पाया, वो पास्ट हो गया है, जी। जो भी था उस पर रिग्रेट करके हम दूसरे का भी लॉस करें वो तो नहीं चलेगा ना। पर हर एक सोल की अपनी एक जर्नी है, हाँ, राइट? वी शुड True. एक्सेप्ट इट कि Yes. अच्छा अभी अपॉर्चुनिटी मिली है, नॉलेज मिला है, देन व्हाई कैन नॉट वी अप्लाई इट। ट्रू। मुझे लगता है कि डॉक्टर हेमांगी के साथ ये जर्नी हमारी और भी आगे जाने वाली है। क्यों? क्योंकि व्यूअर्स के सवाल, उनके कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, लेकिन 2-3 चीज़ें हमें याद रखनी जरूरी है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो एक लॉन्ग टर्म क्रिएशन प्रोसेस है, एक अवेयरनेस है, माता पिता दोनों की जागृति इसमें जरूरी है, जो डॉक्टर हेमांगी हमें बार बार बताते हैं कि पेरेंट का इक्वल रोल, इक्वल कंट्रीब्यूशन, इक्वल अंडरस्टैंडिंग इसमें जरूरी है। हमें कुछ और भी क्वेश्चंस डॉक्टर हेमांगी से पूछने हैं।
और उनका कुछ हिंट हम अभी दे रहे हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे डिटेल में जेनेटिक एनोमलीज के ऊपर, एनवायरनमेंट का, जैसे कि पॉल्यूशन है या न्यूक्लियर इम्पैक्ट है, न्यूक्लियर एनर्जी है, तो उन सब का क्या इम्पैक्ट आ सकता है बच्चे के ऊपर, पेरेंट का रोल और उनका कंट्रीब्यूशन बच्चे के जन्म के बाद भी कैसा रहना चाहिए। तो गर्भ संस्कार सिर्फ ये नहीं है कि 9 महीने की जर्नी, डॉक्टर हेमांगी बार बार ये हमें बताते हैं कि ये एक प्रीनेटल अचीवमेंट है, माने कि गर्भाधान संस्कार है, ये एक गर्भ संस्कार है, मतलब ड्यूरिंग द प्रोसीजर है, और उसके बाद भी, बच्चे के जन्म के बाद भी उसको कैसे पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ तैयार किया जाए, मतलब कि एक आदर्श बच्चे को कैसे जन्म दिया जाए, कैसे उसका अपब्रिंगिंग किया जाए, उसके ऊपर डॉक्टर हेमांगी से हमें बहुत कुछ जानना बाकी है। हम इतनी इजीली उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आप सबके व्यूअर्स का हमें कंसर्न्स, आपके क्रेडिट्स और आपके इनपुट्स का इंतजार रहेगा। हमारे मोबाइल नंबर्स ट्राई करिए। आप चाहे तो डॉक्टर हेमांगी से भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका नंबर हमने हमारे लिंक्स में दिया हुआ है। आप फोन करिए, पूछिए, अपने कंसर्न जताइए और उनके जो कंट्रीब्यूशंस है उसका मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए। तब तक नमो नारायण।